नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे भारत बंद की। केंद्रीय संगठनों के आह्वान पर 2 दिन का भारत बंद बुलाया गया। आज पहले दिन हरियाणा में हड़ताल का मिलाजुला असर देखने को मिला है। कई जिलों में रोडवेज का चक्का जाम होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगह बैंकिंग सेवाएं भी प्रभावित रहीं। हरियाणा कर्मचारी संघ ने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए क्या हड़ताल ही हल है, क्योंकि हड़ताल से लोग हलकान होते हैं, जो आज देखने को भी मिला। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय संगठनों के आह्वान पर भारत बंद बुलाया गया। 2 दिन के इस बंद में हरियाणा भी शामिल है। आज पहले दिन हरियाणा में हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला। कई जिलों में रोडवेज का चक्का जाम होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हरियाणा के जिन जिलों में हड़ताल का असर ज्यादा दिखा, उनमें सिरसा, भिवानी और हिसार है। के साझा मोर्चा के बैनर तले हम अपनी मांगों को लेकर आज 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में हम चंडीगढ़ डिपो के सारे साथी हम अपनी मांगों के मांगों को मनवाने के लिए हम विरोध कर रहे हैं। हमारे इस साझा मोर्चा के अंदर हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन, महासंघ, इंटक, मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन, ऑल हरियाणा रोड वर्कर यूनियन यानी 10 यूनियनें हमारे इस साझा संघर्ष के अंदर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल है। सर, इस हड़ताल से लोग हलकान दिखे। कई जगह रोडवेज और बैंकिंग सेवाओं प्रभावित होने से लोगों को भी खासी परेशानी हुई। जी बताइए। और मैं सटावा जाना चाह रहा हूँ, बच्चे मेरे साथ है, सब परेशानी हो रही है। प्राइवेट में ज़्यादा भीड़ है, रोडवेज में कोई न्यूट्री सारे मीडिया और यात्रियों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, बच्चों को भी है और परेशानी तो बहुत ज़्यादा है जी। इस तरह के विभाग को कोई पहले से गाइडलाइन देनी चाहिए ताकि यात्री परेशान ना हो। हरियाणा में सर्व कर्मचारी संघ ने इस बंद को अपना समर्थन दिया। सर्व कर्मचारी संघ की प्रमुख मांगों की बात करें तो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना लागू हो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की नीति बनाई जाए, श्रम कानूनों में दिए गए बदलाव वापस हो, खाली पड़े पदों पर स्थायी भर्तियां हो, तकनीकी पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को तकनीकी वेतनमान मिले, समान काम समान वेतन का फैसला लागू हो, विभागों का निजीकरण बंद हो। इन मांगों को लेकर कर्मचारी सरकार पर दबाव बना रहे हैं, जिसके लिए 2 दिन का ये बंद बुलाया गया। यानी कल भी लोगों को समस्याओं से 2-4 होना पड़ सकता है। लेकिन क्या भारत बंद बुलाने से सरकार कर्मचारियों के सामने झुकेगी, उनकी मांगों पर विचार करने पर मजबूर होगी, और क्या हड़ताल से हल निकलेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो ट्रेड यूनियन ने, जो केंद्रीय ट्रेड यूनियंस हैं, उनकी ओर से इस भारत बंद का आह्वान किया गया था, उनकी ओर से इस भारत बंद को बुलाया गया था, जिसका मिला जुला असर हरियाणा प्रदेश में देखने को मिला है। हालांकि अगर पूरे देश की बात की जाए तो वहां भी कोई बहुत ज़्यादा असर इसका देखने को नहीं मिला, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो ठीक नहीं हैं और नीतियों के खिलाफ ही ये भारत बंद बुलाया गया है। हड़ताल के चलते हालांकि हरियाणा में रोडवेज का चक्का जाम दिखा, रोडवेज के पहिए थम गए, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और बैंकिंग सेवाओं के प्रभावित होने से भी लोगों को कई समस्याएं हुई। लेकिन इनकी मांगे क्या हैं, ये भी हमने यहाँ पर इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताया है कि किस तरीके से अपनी मांगों को लेकर आज ये कर्मचारी सड़कों पर हैं और 2 दिन की ये हड़ताल रहने वाली है। यानी कि आज जो दिक्कत हुई सो हुई, कल भी लोगों को समस्या से 2-4 होना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन की ये हड़ताल, 2 दिन का ये बंद बुलाया गया है। केंद्रीय संगठनों के आह्वान पर इस बंद को बुलाया गया है, जिसमें हरियाणा के तमाम जो
कर्मचारी हैं तमाम क्षेत्रों से जुड़े हुए, क्योंकि सब कर्मचारी संघ की ओर से भी अब इसको अपना समर्थन दे दिया गया है। ऐसे में कर्मचारियों की मांग यह है कि पुरानी पेंशन को लागू किया जाए, जो पुरानी पेंशन योजना है उसको लागू किया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की नीति बनाई जाए। इसके साथ ही श्रम कानूनों में जो बदलाव किए गए हैं उनको वापस लिया जाए, खाली पड़े पदों पर स्थायी भर्तियां की जाएं, तकनीकी पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को तकनीकी वेतनमान मिले, समान काम समान वेतन का फैसला लागू किया जाए। इसके साथ ही विभागों का निजीकरण बंद हो। ये वो प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर ये कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे हैं। तो चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से हरियाणा में खासतौर पर इसका असर देखने को मिला है। ये 15 तस्वीरें आपके सामने हैं और इन 15 तस्वीरों के जरिए आप आसानी से अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरीके से इस हड़ताल का आज पूरे प्रदेश में असर देखने को मिला है। चंडीगढ़ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, जींद, चरखी दादरी, कैथल, रेवाड़ी, भिवानी, अंबाला, यमुनानगर, इंद्री, हिसार, पलवल, लोहारू और नानौद, ये 15 जगह की तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से आज लोगों को भारी परेशानी का सामना इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते करना पड़ा है। तो ये 15 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। चंडीगढ़, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, जींद, चरखी दादरी, कैथल, रेवाड़ी, भिवानी, अंबाला, यमुनानगर, इंद्री, हिसार, पलवल और लोहारू के साथ ही नानौद की ये तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। किस तरीके से कर्मचारियों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ उन्होंने ये हल्ला बोला। और चलिए अब चरखी दादरी की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। यहाँ किस तरीके से जो हड़ताली कर्मचारी हैं वो पुलिस से भिड़ गए। पुलिस और इन हड़ताली कर्मचारियों के बीच में नोकझोंक देखने को मिली, यहाँ तक कि हाथापाई तक नौबत आ गई। इसकी तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये चरखी दादरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर हड़ताली कर्मचारी और जो पुलिसकर्मी हैं वो आमने सामने आ गए। तीखी नोकझोंक दोनों के बीच में हुई और हाथापाई भी दोनों के बीच में यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि जो रोडवेज कर्मचारी हैं उन्होंने इस हड़ताल को अपना पूरा समर्थन दिया है और कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई। खासतौर पर अगर हम सिरसा की बात करें, हिसार की बात करें, भिवानी की बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा असर इस बंद का देखने को मिला है और चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया था सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात थे। लेकिन चरखी दादरी की जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके से जो हड़ताली कर्मचारी हैं उनमें और पुलिस के बीच में नोकझोंक हुई, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से नारेबाजी कर ये कर्मचारी जो हैं वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो इनकी प्रमुख मांगे हैं वो हमने आपको बताया कि किन मांगों को लेकर ये कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं और ये हड़ताल कल भी जारी रहेगी, यानी कि 2 दिन के भारत बंद का आह्वान केंद्रीय संगठन की ओर से किया गया था और उसी आह्वान पर हरियाणा में भी तमाम जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर उतरे, अपनी आवाज़ को उन्होंने बुलंद किया और कई जगह ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ दलबीर किरमारा जी हैं जो कि रोडवेज यूनियन के प्रधान हैं। हमारे साथ रंजीता मेहता जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ प्रियंका हुड्डा जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दलबीर किरमारा जी, मैं सबसे पहले आपके पास आते हुए सर, और मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, क्या इस हड़ताल के अलावा कोई विकल्प जो है वो आपके पास बचा नहीं था? आज लोगों को कितनी दिक्कतें हुई, किस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, यात्री किस तरीके से परेशान रहे, जो लोग बैंकों में पहुंचे उनको जो उनका जरूरी कामकाज था वो उसको नहीं कर पाए। सर, आपको लगता है ये ठीक कदम है आपका? एक तो हमारा हड़ताल करने का कोई शौक नहीं है
हड़ताल करने से पहले हम सारी प्रक्रिया पूरी करते हैं, सरकार के पास नोटिस भेजते हैं, सरकार से हम प्रयास करते हैं कि भी जो हमारे मांग है, मुद्दे हैं, हमारी जो तकलीफें हैं, उनको सरकार सुने। लेकिन इसमें जो जनता को परेशान करने की बात है, इसमें जो जिम्मेवार है वो सरकार है। यदि सरकार समय पर यदि कर्मचारियों की बात सुन लेती तो आज शायद ये नौबत हड़ताल की नहीं आती। तो हमारी मजबूरी है, बल्कि सरकार बुला भी लेती है, मांग भी मान लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मांग होती है उसको लागू नहीं करती, और उसके लिए भी फिर हड़ताल जब तक नहीं देते या कोई और ऐसा कदम नहीं उठाते तब तक सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगती। तो इसलिए मतलब है ना, ये एक हमारी मजबूरी बनी हुई है और सरकार की आदत बनी हुई है कि भाई कितने लोग कब तक किस प्रकार के आंदोलन करते रहे हैं जिससे जनता को परेशानी होती है। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि सरकार की जिम्मेवारी ज्यादा। नहीं, सरकार की जिम्मेदारी तो है, लेकिन आपकी भी तो जिम्मेदारी है भाई। आज जो लोगों को परेशानी हुई या कल जो लोगों को परेशानी होगी, क्योंकि अभी तो एक दिन और बचा है, इसमें 2 दिन का ये बंद बुलाया गया है, तो इसमें जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है ना कि लोगों को परेशानी ना हो, रोजमर्रा के जो लोगों के काम है वो होते रहें, उन्हें दिक्कत ना हो, लोगों को कहीं आना है जाना है उनको समस्या ना हो। इसकी जिम्मेदारी तो आपको भी लेनी पड़ेगी ना, लेकिन आप क्या जिम्मेदारी ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे प्रयास हमेशा, आज जो रोडवेज की हड़ताल है वो ज्यादातर जो जनता के हित के लिए ही ये हड़ताल है, क्योंकि हरियाणा रोडवेज आज कोई कर्मचारी अपनी मांगों के लिए नहीं, बल्कि जो एक जनहित का विभाग है, इसमें रोडवेज विभाग में पूर्व की सरकार में 4250 बसें थी और आज इसका कोटा घट के 2600 बसें रहेगी। हम सरकार का ध्यान बार बार दिलाते हैं कि आए दिन सरकार को जिस प्रकार से जो गांव से एक तरफ तो सरकार कह रही है हमने लड़कियों को फ्री सुविधा दी है, और दूसरी तरफ उनको आने जाने के लिए, स्कूल कॉलेज में जाने के लिए किसी प्रकार की सरकार की तरफ से सुविधा नहीं है, बल्कि पिछले वर्ष कोरोना से पहले 150 बसें, मिनी बसें लड़कियों के लिए खरीदी थी। हमारा इसमें यह कहना है कि आज लड़कियां रोडवेज विभाग में हर रोज आती हैं कि हमारे पास बसों के कोई साधन नहीं है, सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हम बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए गांव से स्पेशल बसें लगाएंगे, लेकिन वो बसें है ना 1.5 और 2 साल से वर्कशॉप में खड़ी हैं, लेकिन वो बच्चों को नसीब नहीं हो रही। तो हम सरकार का ध्यान दिलाने के लिए इस प्रकार का आंदोलन हमारी मजबूरी बन जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा प्रयास हमेशा रहा है कि जनता को कोई किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, और हम सरकार के साथ मिलकर नई समस्या का समाधान करना चाहते हैं, क्योंकि जब हमारे पास संसाधन नहीं होंगे तो हम जनता की सेवा कैसे कर पाएंगे। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि आज जो बसों की कमी है और उस कमी को सरकार पूरा कर सकती है, न कि कर्मचारी, और इसी प्रकार से मतलब समय समय के ऊपर हम सरकार को अवगत करवाते हैं और ठीक है, सरकार हमें। ठीक है सर, आऊंगा मैं आपके पास, दलबीर जी मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन रंजीता मेहता जी, सुना आपने दलबीर जी का ये कहना है कि भाई आपकी नीतियां ऐसी हैं कि हमें सड़क पर आना पड़ा, हम बार बार सरकार को चेता रहे थे, हम सरकार को जगाने का काम कर रहे थे, जब सरकार नहीं जागी, सरकार ने हमारी बातों को नहीं सुना, हमें सड़क पर आना पड़ा। मैं ये जानना चाहती हूँ दलबीर जी, कितनी बार आप लोगों ने समय मांगा और आपको समय नहीं दिया गया और आपकी चीजें नहीं सुनी गई। आप देखेंगे इतिहास में जब जब भी भारत बंद की कॉल हुई, 6 बार भारत बंद की कॉल हुई, 6 के 6 बार वही लोग हैं जिन्होंने उस समय भारत बंद की कॉल दी थी जब नागरिक संशोधन बिल आया था। तो कहीं ना कहीं बू ये आती है कि क्या ये काम विपक्ष का तो नहीं है। लगातार आप जो मांगे कर रहे हैं, आप सबसे पहले मांग कर रहे हैं कि आपकी पुरानी पेंशन लागू की जाए। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये मांग तब क्यों नहीं की गई जब जिस सरकार ने आपकी मांगे बंद की थी। 2006 के अंदर हुड्डा सरकार थी और हुड्डा सरकार ने इस मांग को बंद करके नई पेंशन स्कीम लागू की थी। 2014 तक ये स्कीम रही, आपने तब इस मांग को क्यों नहीं उठाया जो अब आप इस मांग को उठा रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए।
वही लोग बंद करने वाले और वही लोग अब चालू करवाने की कहने कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बू आती है कि कहीं ये काम विपक्ष का तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बार बार कॉल की जाती है, लगातार विकास की पटरी पर जो सरकार चल रही होती है उसको रोकने की कोशिश की जाती है, तो कहीं ना कहीं बू आती है कि ये काम विपक्ष का है। हमने जो सकारात्मक जो काम किए हैं वो मैं आपको गिनाना चाहती हूँ। जो पुरानी सरकारों के नियुक्तियां थी, जो भर्तियां रद्द हो चुकी थी, हमने उन एम्प्लॉइज को भी एडजस्ट करने का काम किया। हमने उनको नहीं निकाला, चाहे वो 526 ड्राइंग टीचर्स थे, चाहे वो 16,000 गेस्ट टीचर थे, चाहे वो 11,000 हेल्थ एम्प्लॉइज थे, चाहे वो 1983 पीटीआई टीचर्स थे। इन सभी लोगों की भर्तियां रद्द हुई थी, पूर्ववर्ती सरकारों ने की थी। उसके बावजूद हमने इनको एडजस्ट कर इनको पक्के रहने दिया और आज भी ये काम कर रहे हैं। उसके बाद कौशल रोजगार योजना के तहत हम स्कीम लेकर आए हैं ताकि आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत जिन लोगों ने भी इसमें रजिस्ट्रेशन करवाई है, जो जरूरतमंद है उन्हीं को ही एम्प्लॉयमेंट मिले, उन्हीं को ही नौकरियां मिले। गेस्ट टीचर्स को पिछले हफ्ते हमने 3% इंक्रीमेंट दिया है। 3206 जेबीटी टीचर्स जो पूर्ववर्ती सरकारों के नतीजे के तहत निकलने वाले थे, हमने उनको भी एडजस्टमेंट की है। बेरोजगारी भत्ता सबसे ज्यादा अगर कोई दे रहा है तो हरियाणा की सरकार दे रही है। बुढ़ापा पेंशन अगर सबसे ज्यादा कोई दे रहा है तो हरियाणा की सरकार दे रही है। सूक्ष्म युवा योजना के तहत 100 घंटे के लिए काम अगर कोई दे रहा है तो हरियाणा की सरकार दे रही है। 75% रोजगार हरियाणवी को मिले, उसके लिए किसी ने सुनिश्चित किया है तो हरियाणा की सरकार ने किया है। तो मैं आज ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी नीतियां हैं जो सरकार गलत कर रही है जिसके विरुद्ध ये बार-बार भारत बंद की कॉल करते हैं। आज मैं कहीं ना कहीं ये मानती हूँ कि हरियाणा जिस पटरी पर चल रहा है, हमारा आज अगर पंजाब से कंपैरिजन करते हैं, जिस सरकार ने आज 35,000 कर्मचारियों को पक्के करने की बात की है, जिसके बाद ये कॉल उठी है, उसके साथ अगर मैं कंपैरिजन करती हूँ तो आज पंजाब सरकार की है ये हालात हैं कि वहां पर नहीं। लेकिन रंजीता जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि भाई अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो आपको, आपकी पार्टी को, आपकी सरकार को ये क्यों लगता है कि विपक्ष के लोग हैं और विपक्ष के लोगों की वजह से ही ये सब किया जा रहा है या उनकी ओर से करवाया जा रहा है? आपको हर मामले में भाई कर्मचारी हैं, कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यही तो बात कहना चाहती हूँ। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसके पीछे विपक्ष का हाथ है? मैं आपको यही तो कहना चाहती हूँ कि ये वही कर्मचारी हैं जो 2006 में हुड्डा सरकार के टाइम पे नियुक्ति हुए थे और उस समय की सरकार ने इनकी पेंशन पॉलिसी बंद की थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया था कि आप इसको लागू करें, आप इसको बंद करें, ये आपका कॉल है। क्यों हुड्डा साहब ने बंद की, क्यों कांग्रेस ने बंद की, और आज 2014 तक आप क्यों चुप रहे? तब आपने अपनी मांग क्यों नहीं उठाई? तो कहीं ना कहीं ये बू आती है कि जब जब भी बंद की कॉल की जाती है, उन्हीं लोगों के द्वारा की जाती है जो कहीं ना कहीं उस सरकार के द्वारा नियुक्त किए हुए हैं या उस सरकार के अपने जो चहेते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये बर्दाश्त नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतना अच्छा काम कैसे कर रही है। अगर आज पंजाब से हम कंपैरिजन की बात करते हैं, हमारा सिबिल स्कोर पंजाब से डबल है। जो नाबार्ड, जो जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन है, 10% इंटरेस्ट के ऊपर पंजाब को पैसा देते हैं, हरियाणा को 5% इंटरेस्ट के ऊपर देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पंजाब के जो हालात हैं वो इतने बुरे हैं कि वहां की जो जीडीपी है वो 48% डेबिट में है, जबकि हरियाणा की 24% है। तो आज वहां पर सैलरीज देने के लिए भी पैसे नहीं है। 2-2, 3-3 महीने वहां पे लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलती। यहाँ पे हर 5 तारीख से पहले एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है सैलरी। तो आप अगर कंपैरिजन करेंगे, जिस तरीके की पटरी विकास की चल रही है हरियाणा के अंदर, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम आज हरियाणा की है, तो आप किस बिना पर कह सकते हैं कि हरियाणा के अंदर जो है वो सरकार की नीतियां खराब हैं? एक भी नीति में आप मुझे कह के बताइए कि ये नीति खराब है, उसके बाद हमारा जो सिर आपके आगे झुकेगा। पर कहीं ना कहीं बार बार इस बात के लिए कॉल करना, भारत बंद की कॉल करना, बसों के आगे जबरदस्ती आकर लेटना, तो ये वही लोग नजर आते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से जुड़े होते हैं और सिर्फ मकसद ये है कि सरकार को झुकाना है और चलती हुई नीतियों को बंद करवाना है। प्रियंका जी, सबसे पहला आरोप जो आपके ऊपर लग रहा है, जो हमेशा बीजेपी लगाती रही है, वो ये है कि इस हड़ताल के पीछे आप हैं। दूसरा सवाल बार बार उठा रही हैं रंजीता मेहता जी, और उनका ये कहना है कि भाई कुछ मांगे तो ऐसी हैं जिनको आप ही ने बंद किया था। मसलन पुरानी पेंशन बहाली की जो मांग की जा रही है, उसको बंद किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने बंद किया था। जी, एक बात देखिए, इनका तो ये कहना, इनका तो हर बात का ये है कि भाई कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। इनके पास तो हर किसी चीज का जवाब नहीं होता। हरियाणा सरकार की उपलब्धियों में मैं भी कुछ उपलब्धि करवा देती हूँ। आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट में नंबर 1 हरियाणा है। विमेन जो फीमेल है उनके ऊपर जो आपका प्रताड़ित किया जाता है, उसमें प्लीज चेक कीजिए, नंबर 1 हरियाणा है।
जो आपका जो रोजगार जो आप 75% आरक्षण ला रहे थे उसमें भी लूपहोल है, आपकी इंडस्ट्री जारी है, उसमें भी हरियाणा बहुत आगे है। अब स्कूलों में जो कॉपी किताबें हैं जो आपके सरकारी स्कूलों में उसको प्रियंका हुड्डा जी जिस टॉपिक पे बुलाया गया है उस पे बात करेंगे तो बेहतर होगा। जिस टॉपिक पे बुलाया है उस पे बात कीजिए। हरियाणा और हरियाणा में जिस तरीके से नाकामियां रही कांग्रेस सरकार की उसके ऊपर बात कीजिए। आज कॉपी पेंसिलों के ऊपर डिबेट नहीं हो रही है, आज भारत बंद पे कॉल हो रही है, उसका जवाब दीजिए। चीखने चिल्लाने से या आउट ऑफ कंट्रोल होने से डिबेट नहीं होती। जिस मुद्दे पर बुलाया गया उस मुद्दे पर बात कीजिए। आप बताइए क्या हुड्डा सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली को बंद किया था कि नहीं किया था, उसके ऊपर हाँ या ना का जवाब दीजिए। एंड नॉट टू द FCI किसने किया मैम? हरियाणा सरकार ने। तो आप हरियाणा सरकार की उपलब्धियां मत कीजिए। गेस्ट टीचर्स, आपके एक्सटेंशन लेक्चरर्स, आपके आशा वर्कर, आपके आंगनवाड़ी वर्कर, आपके पटवारी, सबसे ज्यादा आंगनवाड़ी और आशा वर्कर को कोई अगर मानदेय दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। प्रियंका हुड्डा अपने आंकड़ों को जांचिए और फिर बोलिए, इस बात का जवाब दीजिए। क्या कांग्रेस ने बंद की थी पुरानी पेंशन कि नहीं बंद की थी, इसके ऊपर जवाब दीजिए। नाइट आप डाटा से बात कीजिए। आज की जो आपकी हड़ताल थी आप उस पे बात कीजिए, हड़ताल क्यों गई थी? जो आज की आपकी एंटी वर्कर, आपकी एंटी फैमिली, एंटी सामने रख लीजिए कॉपी, अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो आपकी वो कर रहे हैं, उनको सुन लीजिए बैंकों की हड़ताल, मेरी सुनिए आप, रंजिता जी सुन लीजिए उनको। बैंकों की हड़ताल क्यों गई थी? आप बात करते हैं NPA बढ़ रहा है। NPA क्यों बढ़ता है? स्मॉल क्रेडिट की वजह से बढ़ता है, लार्ज क्रेडिट की वजह से बढ़ता है। लार्ज क्रेडिट की वजह से बढ़ता है। लार्ज क्रेडिट किसको मिलता है? अदानी, अंबानी, मोदी, जो देश छोड़ के भाग जाते हैं। आप पिछले 7 साल का रिकॉर्ड उठाइए। आप बस मतलब बेसलेस बातें नहीं करेंगे, हम डाटा की बात करेंगे। जो आपका बैंक अमेंडमेंट बिल आप लेके आए 2021 और जो है ना रट के आई हुई है बयान। आज जिस टॉपिक पे बात होनी चाहिए उस टॉपिक पे बात ना करके इनका भाषण सुनने के लिए कि जो ये याद करके आई है वो सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। नहीं, आपने रंजिता जी आपने भी जो भाषण दिया था उन्होंने बड़े प्यार से सुना, तो आप भी सुन लीजिए अब उनकी बात। मैंने पुरानी पेंशन जो आपने सवाल किए मैंने उसके ऊपर जवाब दिया था। हाँ नहीं वो भी उसी पर जवाब, ठीक है जवाब लेते हैं उनसे, एक बार थोड़ा रुकिए ना, उनको बोलने दीजिए पहले। नहीं किया था उसके ऊपर इनके जवाब हाँ में है कि ना में है। कितने गरीब लोगों के जो घर प्रोवाइड किए, आप अवैध कॉलोनियों की बात कीजिए। HSVP ने कितने सेक्टर बसाए मैडम? पिछले सालों में किसानों को क्या मिला मैडम? किसान सड़क पे है, कितना दे रहे? आपके सर्कुलर्स आ रहे हैं, न्यूज़पेपर में आ चुके हैं कि यू शुड सेल द प्रोड्यूस डायरेक्टली टू द अडानी सेलोस। और फिर अडानी सेलोस किसने बनाए थे प्रियंका मैडम? 2013 में अडानी के सेलोस तैयार हो चुके थे, वो किसने बनवाए थे मैडम? 2013 में अडानी को ठेका किसने दिया था मैडम? 2013 में किसकी सरकार थी मैडम? अरे आप क्या बातें कर रही हैं? आंकड़ों पे बात कीजिए। जो अडानी ने साइलोस बनाए हैं 2013 में कंप्लीट हो चुके थे, वो किसने बनाए थे ये बताइए मैडम? रेवेन्यू जो बजट होता है ना, हवा में बातें मत कीजिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके। और कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट को कैपिटल बजट के अंदर डाल दिया और कहते हैं हमारे पास डेफिसिट नहीं है, डेफिसिट कम हो गया। कमाल है यार, आप बजट तो पढ़ो। नहीं लेकिन प्रियंका जी कुछ काम जो गिनाए प्रियंका जी ऐसा तो नहीं है ना कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है कर्मचारियों के लिए। कुछ काम गिनाए यहाँ पर रंजिता मेहता जी ने, भाई बहुत सारे काम कर रही है। हाँ, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई भी हैं और सरकार तो ये दावा भी करती है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कर्मचारियों के लिए हम कर रहे हैं जो दूसरे राज्यों के लिए, दूसरे प्रदेशों के लिए वो मिसाल है। और इसमें काफी हद तक सच्चाई भी है। तो ऐसा नहीं है ना कि आप ये कहते हैं कि सरकार भाई कर्मचारियों के लिए कुछ कर ही नहीं रही है। आपका जो ट्रेड, आपके जो इंडस्ट्री हमारी पुरानी सरकारें लाई थी उनको भगाने में मिसाल बन चुके हैं। आपकी स्टेट जो आपकी हर खेलों में 3% कोटा, आज अखबार उठा के देखो कितने खिलाड़ी गए हैं, कितने रेसलर्स गए हैं आपके बाहर। क्या किया आपने उनके साथ? आपके खुद के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो इसी कोटे से जी आपके DSP लगे। आप कहते हैं क्वालिटी इज बैड, वेरी गुड, ऑसम, ब्रावो, ये कर रहे हैं आप, दिस इज योर अचीवमेंट। आप अपने इसकी बात करते हैं। नहीं, आपने यहाँ पर ताड़ियां बजाने के लिए और भाषण सुनवाने के लिए बिठाया है, बताइए मुझे किस तरीके से डिबेट कर रहे हैं आप? लगातार वो आउट ऑफ सिलेबस बोल रही है और आप उनको बोलने दे रहे हैं।
नहीं, मैंने तो आपको भी बोलने दिया। मैंने तो रंजीता जी आपको भी बोलने दिया, मैंने तो आपको भी टोका था बीच में। नहीं, आउट ऑफ आंकड़े वो चल रही है, कभी स्पोर्ट्स पे आ रही है, कभी खेल नीति पे आ रही है। जिस मुद्दे पे डिबेट है उस मुद्दे पे बात करवाइए। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। पंजाब के अंदर बुरा हाल किया प्रियंका जी, आऊंगा मैं। किस तरीके से राजस्थान में बुरा हाल किया, जहां पे इनकी सरकारें हैं, बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने, उसके ऊपर इनके पास कोई जवाब नहीं है। वहां पे पर कैपिटल इनकम कितनी है, वहां पे बेरोजगारी दर क्या है, वहां पे महिलाओं के प्रति अपराध क्या है, वहां पे किसानों के हालात क्या है। वहां पर सिर्फ 2 फसलें एमएसपी पे खरीदते हैं, हम 11 फसलें खरीद रहे हैं, उसके ऊपर इनका क्या जवाब है। अंबानीज के सैलोस 2013 में इन्होंने खिलवाए और उसका इल्जाम हमारे ऊपर, उसके ऊपर इनका क्या जवाब है। एक भी चीज का जवाब देने की आज इनके पास है नहीं। रटे बयान उनकी नए चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप दोनों के पास आ रहा हूँ मैं। प्रियंका जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं लौटूंगा आपके पास, आप दोनों के पास लौटता हूँ। हरियाणा के मुद्दे, दलबीर जी मैं आपके पास आना चाहूंगा सर। हरियाणा की समस्याओं की बात करिए, बैठे हैं जी, इनकी सुन लीजिए दलबीर जी की। हाँ ठीक है, दलबीर जी भाई, आप इतनी सारी मांगों को लेकर एक साथ सड़क पर आ गए सर। आप ये कह रहे हैं पिछले काफी समय से इन मांगों को आप उठा रहे थे। सवाल ये है सर कि भाई सरकार को समय तो देना पड़ेगा आपको। दूसरा सवाल ये है कि भाई आपको अगर रातों रात तो कुछ होगा नहीं, सरकार ये भी देखेगी कि भाई फिजिबिलिटी है भी या नहीं। अगर किसी चीज को आप लागू करवाना चाहते हैं या कोई भी आपकी अगर मांग है तो सरकार उसको ये देखेगी ना कि इसको लागू कर पाना संभव है भी या नहीं है। तो उसके लिए तो सरकार को आपको समय देना पड़ेगा ना, या आप सीधा भारत बंद कर देंगे। एक तो इसमें मैं ये साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, जब केंद्र में, आप थोड़ा नजदीक से बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। जब केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय पेंशन बंद की गई थी और उस समय भी पूरे भारत के कर्मचारियों ने हड़तालें की थी, उनके ऊपर लाठियां बरसी थी, उनके ऊपर अनेकों प्रकार के मुकदमे दर्ज हुए थे। ये नहीं कह सकते। एक तो ये आज मेरे ये समझ में नहीं आती, हमारे लिए तो हम कर्मचारी, हम कोई राजनीतिक लोग नहीं है। हमारी ओर से सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, जब भी नहीं, लेकिन ये आरोप तो आपको ऊपर लग रहा है ना, रंजीता मेहता जी ने शुरुआत इस बात से की है कि आपके पीछे कांग्रेस का हाथ है या और भी जो विपक्षी पार्टियां हैं हरियाणा की, उनका हाथ है आपके पीछे। देखो जी, कहने के लिए तो जब किसान लड़ता है तो किसान को कहते हैं विपक्ष ने भड़काया है, कर्मचारी अपनी मांगों के लिए संघर्ष करता है तो कहते हैं विपक्षी पार्टियों ने भड़काया है। आप ही सब ऐसा मौका देते ही क्यों हो जिससे कर्मचारी भड़के। आप कर्मचारियों को बुलाओ, बैठो, बात करो और उनकी जो जायज समस्या है उसका समाधान करो। लेकिन आज के दिन जब हम देख रहे हैं, जब हम निजीकरण के बारे में बोलते हैं तो सरकार कहती है कि भाई ये तो बेवजह बकवास करते हैं ये लोग। आज मैं ये रंजीता मैडम जी से सवाल करना चाहता हूं कि क्या किसी भी अपने पूरे देश में, प्रदेश में क्या निजीकरण की किसी जनता की मांग है? अब जनता उसका विरोध कर रही है और वो जनता को बिठा के ये नहीं समझा पा रहे कि निजीकरण से जनता को ये फायदे हैं। हम ये कहना चाहते हैं जो सरकारी विभाग है, जैसे पीछे कोरोना आया, कोरोना में आपने देखा होगा कि जितने सरकारी विभाग थे वो इतने एक्टिव हुए और उन्होंने जनता की जी जान से सेवा की और जिसको सरकार ने भी बखूबी उस चीज को सराहा। और जहां प्राइवेट की बात है, प्राइवेट में सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही कहीं ना कहीं है ना लोग आगे आते हैं। और एक ताजा उदाहरण आप लोगों के सामने है, जो एयर इंडिया थी वो सरकार ने बेच दी टाटा को। और इससे पहले जो सरकारी जो सुविधा है वो जनता को सुविधा देने के लिए जो सरकारी विभाग बनाए गए हैं उसके लिए कोई कमाई करने के लिए नहीं है। आज यदि हमारे बच्चे जो यूक्रेन से जहां 45,000 रुपए किराया था उसका दुगना तिगुना किराया प्राइवेट वालों ने लेना शुरू किया और उन बच्चे पीछे हट गए आने से। अगर पता नहीं युद्ध होगा या ना होगा, क्यों हम 2-2-2.5 लाख रुपए किराया लगाए और उसमें मतलब है ना हजारों बच्चे फंस के खड़े हो गए और वो मतलब अपनी मर्जी के। यदि एयर इंडिया सरकारी होती तो 40 और 45,000 रुपए की टिकट बुक करवा के कोई भी अपने देश वापिस आ सकता था। हम बिल्कुल साफ तौर पे ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार की जो जिम्मेवारियां हैं
वो सरकार अपनी जिम्मेवारियों को समझे। अब कोई भी बोलता है तो ये कांग्रेस ने कर दिया, ये बीजेपी ने, हम ये बिल्कुल साफ तौर पे कह रहे हैं, हमारा कोई मतलब नहीं है देश में सरकार कांग्रेस की है या बीजेपी की है। हम कांग्रेस के खिलाफ भी हमने संघर्ष किया है और आज सरकार बीजेपी की है। आज हम कांग्रेस से यदि कुछ मांगे तो मेरे हिसाब से तो वो देने में सक्षम नहीं है। जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, इतना जरूर है, जब भी हमने कोई डिमांड की तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को सुना भी जाता था, उनको बुलाया जाता था। यदि हम 10 मांग रखते थे, उनमें से 1-2 मांग को पूरा भी किया जाता था। लेकिन अब की जो सरकार है, ये सुनना भी कर्मचारियों को पसंद नहीं करती। हम तो सरकार से अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमने सरकार को पूरा टाइम दिया है जी कि हमने सरकार, ठीक है, चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास। लेकिन रंजीता मेहता जी, ये सुना आपने, एक तो सबसे बड़ा आरोप आपके ऊपर ये लग रहा है कि आपकी सरकार, चाहे वो आपकी जो केंद्र सरकार है, वो खासतौर पर निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। ये कर्मचारियों को रास नहीं आ रहा है। और दूसरे और भी कई गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाए, सुनाए आपने, जवाब दीजिए। मैं सभी सवालों का जवाब देना चाहूंगी। सबसे पहले निजीकरण का जो इन्होंने कहा कि सरकार निजीकरण करने जा रही है, आपको याद होगा 2015 से लेकर आज 2022 हो चुका है। लगातार ये आशंका और ये डर, ये भय, तो पता नहीं किसने इनके मन में बिठाया है कि सरकार निजीकरण करने जा रही है। उसके तहत हर साल ये हंगामा करते हैं। मैं आज इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि कौन सा स्टेप सरकार ने निजीकरण की तरफ बढ़ाया है जिसको लेकर इनको बार बार डर और आशंका। हर बार ये होता है कि सरकार करने जा रही है, सरकार ने 2022 तक तो नहीं किया जनाब। हर बार आप इसी आशंका के ऊपर बार बार हड़तालें करते हैं, सरकार निजीकरण करने जा रही है, सरकार निजीकरण करने जा रही है। फिर आपने दूसरा सवाल किया कि जो हमारी जायज मांगे हैं हमें बिठा कर सुना जाए, हमारी उन मांगों में से कोई मांग पूरी की जाए। अब इनकी मांग ये है कि जो इनका 2000 करोड़ का इनको पैकेज दिया जाए जो कोरोना में इनको नुकसान हुआ है, जबकि सरकार को 300 करोड़ का घाटा ऑलरेडी कोरोना के अंदर हुआ है। बता दीजिए इनकी मांग जायज है कि नाजायज है। 1992 से लेकर 2020 तक जो इनकी ज्वाइनिंग डेट थी जिन लोगों की, तब से लेकर अब तक का एरियर ये मांग रहे हैं पूरा का पूरा कि हमारी जो पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंगली हमें पूरा का पूरा वो एरियर दिया जाए। क्या बता दीजिए इनकी मांग जायज है कि नाजायज है? आज आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं और सहायक है, सबसे ज्यादा मानदेय अगर कोई सरकार दे रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, तो उसके बावजूद आंगनवाड़ी वर्कर बार बार सड़कों पर आते हैं। जबकि जब इनको नहीं, वही सवाल मैं भी आपसे करना चाहता हूं रंजीता मेहता जी। आपने बताया कि तमाम वर्ग के जो कर्मचारी हैं उनके लिए सरकार आपकी क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, दूसरे राज्यों से बेहतर काम कर रही है। उसके बावजूद भी इन कर्मचारियों को आप समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? उसके बावजूद भी ये कर्मचारी सड़कों पर क्यों हैं? चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर्स हों, वो गेस्ट टीचर्स हों, चाहे वो दूसरे कर्मचारी हों। ये बात तो सही है कि प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, वो धरना दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। बिल्कुल, इसका जवाब भी आपको देना चाहती हूँ। टोटल रोडवेज की 11 यूनियंस है। जब इन्होंने हड़ताल करनी शुरू की थी तो टोटल 7 यूनियन इकट्ठी थी। 4 यूनियनों ने इनके साथ मिलने के लिए मना कर दिया था कि आप लोग नाजायज मांगे कर रहे हैं, हम आपका साथ नहीं देंगे। उसके बाद इन्होंने डरा धमका के 2 यूनियन के साथ अपने साथ मिलाया। अभी तक भी 2 यूनियन ऐसी है जो इनका समर्थन और साथ नहीं दे रहे हैं। तो हर यूनियन के अंदर कहीं ना आप देखिए, इंटक जो है वो सबको पता है कि वो किसकी स्पॉन्सर्ड जो है यूनियन है। इसी तरीके से दूसरी यूनियन जो वामपंथी लोग चला रहे हैं, सब लोगों को पता है कि ये यूनियंस किस तरीके से बनाई जाती है और किस तरीके से सरकार के ऊपर प्रेशर डालने के लिए काम करती हैं। आज जितनी भी सरकार की स्कीम्स हैं, एक के बाद एक स्कीम अगर मैं मानती हूँ तो इतनी बढ़िया है। चाहे वो कोई भी कर्मचारी है, आज 5 तारीख से पहले हर इंसान के अकाउंट में उनकी सैलरी क्रेडिट हो जाती है। पड़ोसी राज्यों में देखिए, जिनके लोग यहाँ पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि उनके यहाँ पर 2-2, 3-3 महीने तक सैलरी उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती। हालात ये हैं कि जो कर्जा है वो दाढ़ी जो है मूंछों से बड़ी हो चुकी है। इतना ज्यादा कर्जा है कि लोग वहां पर 3-3 महीने तक अपनी सैलरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और उसके बाद वो सेंटर में जाते हैं, सर हमें सरकार चलाने के लिए 50,000 करोड़ का कर्जा दे दीजिए। आप जब घोषणाएं करते हैं फ्री में हम ये बांटेंगे, फ्री में हम वो बांटेंगे, तब आप ये नहीं देखते कि वो पैसा आएगा कहां से। इनकम टैक्स पेयर्स आपके वहां पर है नहीं और आप बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, 2,000 रुपया महीना, 1,000 रुपया महीना हम महिलाओं को देंगे, बिजली हम मुफ्त देंगे। तो इन चीजों को इम्प्लीमेंटेशन के लिए पैसा चाहिए और उसके लिए योजना चाहिए, जो कि हरियाणा सरकार बखूबी से कर रही है और बखूबी से चला रही है। और जहां तक लखबीर जी की बात है कि सरकार सुनना नहीं चाहती, निश्चित तौर पे आप अपनी रिप्रेजेंटेशन बनाकर रिटर्न हमारे से टाइम लीजिए। निश्चित तौर पे हमारे मंत्रीगण नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना कि आप सुनते ही नहीं।
भाई ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में कम से कम ये तो था कि अगर कर्मचारी हड़ताल करते थे, सड़कों पर वो आते थे, अपनी आवाज को बुलंद करते थे, तो उस समय की सरकार हमारी सुन तो लेती थी। अगर हम 10 मांग कर रहे हैं उसमें से 2-3 मांगों को पूरा भी कर देती थी, लेकिन आप लोग तो सुनते ही नहीं है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं आपको यही तो बताना चाहती हूँ कि हम लगातार सुनते भी हैं और जायज मांगों को पूरा भी करते हैं, जिसके तहत मैंने आपको बताया जितने भी पुरानी भर्तियां कांग्रेस की सरकारों के द्वारा रद्द की गई थी, उसके बावजूद कि घरों का चूल्हा ना बुझे, हमने 526 ड्राइंग टीचर्स को आज भी नौकरी करने दिया गया है। आज 16,000 गैस टीचर्स जो इनके द्वारा जिस तरीके की भर्तियां की गई थी, उसके बावजूद 16,000 घरों का चूल्हा ना बुझे, वो 16,000 गैस टीचर आज भी काम कर रहे हैं। 11,000 हेल्थ एम्प्लॉय जो हाई कोर्ट में इनकी चैलेंज हुई भर्ती, उसके बावजूद वो आज भी काम कर रहे हैं। 1983 पीटीआई टीचर्स आज भी काम कर रहे हैं। जिस तरीके से पुरानी सरकारों ने काम किए थे, भर्तियां की थी, भ्रष्टाचार किया था, अंगूठा किसी का, निशान किसी का, साइन किसी के, उस तरीके से जिन लोगों के साथ भी इन्होंने धोखाधड़ी की थी, उस भ्रष्टाचार को कंट्रोल करके आज भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता से सरकार चला रही है। और जो इंसान डिजर्व करता है, जिसको वो नौकरी चाहिए, उसी को भी नौकरी मिलेगी। भाई भतीजावाद हमने खत्म करने का काम किया है, क्षेत्रवाद को हमने खत्म करने का काम किया है। सबका साथ सबका विकास सरकार का मूल मंत्र है। चलिए भाई, सुना आपने प्रियंका जी, रंजिता मेहता जी तो कह रही है सब चंगा सी किसी तरह। हाँ ठीक है, सवाल तो सुन लीजिए आप मेरा। प्रियंका जी, रंजिता मेहता जी कह रही है सब चंगा सी, किसी को दिक्कत हो रही है तो वो आपकी पार्टी को दिक्कत हो रही है, बाकी सब सही चल रहा है। हाँ ठीक है, वो तो आपसे वो कहेंगी, वो मेरी साथी है यहाँ पर। आप मेरी बात 3 बात आप बताइए, कोई खर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं। HPSC के ऑफिस में करोड़ों आ रहे हैं, करोड़ों जा रहे हैं। उस पेपर के बारे में, जो वो पेपर हुआ HCS का, प्रीलिम के रेट 20 लाख रुपए, डेंटल के रेट 35 लाख रुपए। सबका साथ सबका विकास, बट अपना बटुआ साथ भरना है भैया, अपना बैग भरना है। ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हरियाणा की बजट की बात करते हैं। प्रियंका हुड्डा जी, ये पहली सरकार ऐसी है जो अपने ही लोगों के ऊपर बोलने दीजिए रंजिता जी। रंजिता जी आप बोलती है, उनकी आवाज दब जाती है, वो आपके बीच में नहीं बोल रही, तो आप उनके बीच में मत बोलिए ना, उनको बोलने दीजिए। भरी जाती है। ये हमारी ऐसी सरकार है जो स्वयं अपने अधिकारी को अरेस्ट करके उसके ऊपर कार्रवाई एक एक करके रंजिता की आवाज ठीक से नहीं जा रही है। आप दोनों एक साथ बोल रही हैं तो आवाज ठीक से नहीं जा रही, एक एक करके बात करिए। रंजिता जी उनको बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। आप उसके बाद आपके कितने सरकारी, आपका जो 3 लाख करोड़ का कर्जा हरियाणा पे भी है, आपका जो बोरोइंग रेट है दैट इज हायर देन द ग्रेट ग्रोथ रेट ऑफ जो स्टेट का GSDP है, ग्रोथ रेट है आपका, बोरोइंग रेट उससे ज्यादा है। कर्जे में डालते जाओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल में डालो, पॉजिटिव दिखाते जाओ, रिपोर्ट कार्ड बेस्ट। उसके बाद आपने कहा कि आप एजुकेशन पे 6% स्पेंड करोगे, और असलियत में क्या होता है, जो पहले था उससे भी 1% कम। 46 कॉलेजेस और की खुद की बिल्डिंग नहीं है, और जो आपके 127 कॉलेज है उसमें प्रिंसिपल नहीं, स्कूलों में आपके टीचर नहीं है, कॉलेजों में आपके प्रिंसिपल नहीं है। किस टाइप का विकास है मैडम ये? झंडे लेके जय हो जय हो जय हो। जो आपका समाज है ना, जो आपका देश है, वो लोगों से बनता है, हम लोग मिलके समाज बनाते हैं। पार्टी लाइन्स इज अ डिफरेंट साइड, बट जो रेगुलर, अगर आपकी कोई आप जायज बात करोगे ना, तो आई विल डेफिनेटली टेक योर साइड। बट ये डाटा कह रहा है, मैं नहीं कह रही। हेल्थ सेक्टर में भी गवर्नमेंट ने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में। कितने बने मैडम? डाटा देना प्लीज, डाटा के साथ बात करना, ठीक है जी। फार्मर्स को MSP मिलती नहीं, मंडियों में खरीद होती नहीं। किसान की बेटी हूँ, पता है मुझे। आपका जो ये है ना, ये यूरिया और जो आपका मिलती है, इसकी ब्लैक मार्केटिंग होती है, होर्डिंग होती है, धक्के खा रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए प्रियंका जी, देखिए भारत बंद बुलाया गया है, तो ये बात ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हरियाणा तक सीमित है, यानी कि भारत बंद का मतलब है कि पूरे देश की हड़ताल है, ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर इस सरकार में कर्मचारियों के साथ इतना ही बुरा व्यवहार हो रहा है, कर्मचारियों की अगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है वाकई में, तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि राज्य दर राज्य ये चुनाव कैसे जीतती जा रही है पार्टी। ये भी अपने आप में एक अचंभे वाली बात है भाई। अगर कर्मचारी इतने नाराज है, कर्मचारी इतने अगर खफा हैं, तो ये चुनाव कैसे जीत रहे हैं?
हमारा काम है जो आपके जनहित के मुद्दे हैं वो उठाना। आज जो हमारा ये हड़ताल है दैट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू हरियाणा। आज के हड़ताल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका बैंक अमेंडमेंट बिल है। उस बिल से क्या प्रपोज किया गया है कि बैंक में जो सरकार का 56% शेयर होल्डिंग है, 51% है, उसे 26% पे ला दिया जाएगा। बैंक को प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा, कॉर्पोरेटाइज किया जा रहा है। आप याद कीजिए जुलाई 1969 में जब बैंक नेशनलाइज किए गए थे, किस लिए किए गए थे? ताकि आपका हर आदमी बैंकिंग सेक्टर में इंक्लूड हो। आज हम आगे है पास, हर किसी को पैसा मिल गया है, भूखमरी में, माल न्यूट्रिशन में, आपका स्टंटेड ग्रोथ में। आप मैडम डाटा चेक करना, बिना डाटा के नहीं बोलती। आपका जो इंडिया है प्रियंका जी, इतना हाइपर सुपर हाइपर होना आपका जायज है? नया नया बैठना शुरू किया है, नया नया जो मुल्ला होता है वो अल्लाह अल्लाह बहुत ज्यादा चिल्लाता है, उसी तरीके से आप कर रही हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, मालेसी चे सो गड़ा इसलिए इतने सुपर हाइपर होने की जरूरत नहीं है। नए नए मुल्ला बने तो अल्लाह अल्लाह ज्यादा चिल्लाएंगे। कांग्रेस की कुनीतियां धीरे धीरे आपके सामने आएंगी कि आपकी सरकारों ने क्या किया है। अभी मुल्ला आपने साल पहले ही कांग्रेस ज्वाइन की है, आते ही इलेक्शन लड़ा, बहुत अच्छी बात है, पर इतना ज्यादा उनको बोलने तो दीजिए। आप देखिए नॉन स्टॉप बोलती है रंजीता जी, आप नॉन स्टॉप बोलती है, आपको नहीं टोकता, आपके बीच में भी कोई नहीं बोलता है, लेकिन वो जैसे बोलना स्टार्ट करती हैं आप उनके बीच में बोलने लगती हैं, उनकी आवाज दब जाती है, वो नहीं कुछ बोल पा रही हैं। रंजीता जी, उनको बोलने दीजिए। बात करती है आप, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूँ, उनको बोलने तो दीजिए। आप तो नहीं बेटी, हम दो हमारे दो। उस तहत के तहत कि बैंक कॉर्पोरेटाइजेशन का जो आपका बिल है, आप कॉर्पोरेटाइज कर रहे हो बैंक्स को आम आदमी के बीच से। किस तरीके से डिबेट चलवा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं रंजीता जी, वो बंदे को डिबेट पे रंजीता जी आप जो कहें वो सब सही है। कोई अगर अपनी बात रख रहा है तो वो गलत है, ऐसे नहीं होता है ना। जब उन्होंने पूरी बात आपकी सुनी तो आप भी सुनिए। भाई आपने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, अब वो आपकी सरकार की नाकामियां गिनवा रही हैं, तो आपको एतराज क्यों हो रहा है? मेडिसिन, आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आपके 1 अप्रैल से अगर वो जायज डाटा पे बोलेंगे मुझे कोई एतराज नहीं है। नहीं, अगर जायज नहीं, अगर वो आपको लग रहा है कि वो गलत बोल रही है, अगर आपको लग रहा है वो गलत बोल रही है, तो जब आपकी बारी आएगी आप बता देना कि उन्होंने ये गलत बोला, आप नोट डाउन करते जाइए। एसेंशियल मेडिसिन के रेट 10% बढ़ने जा रहे हैं। जेनरिक मेडिसिन, आत्मनिर्भर हो रहे हैं हम। जो आपकी दवाइयां है ना, जो एनाल्जेसिक है, चलिए मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। दलबीर जी मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, भाई 1 दिन की हड़ताल आपकी हो गई है, कल फिर से हड़ताल आप करेंगे, 2 दिन की आपकी हड़ताल है, यानी कि लोगों को परेशान करने का मन आपने बना रखा है। आज अगर परेशानी हुई तो परेशानी कल भी लोगों को होगी। भाई लोगों को सहूलियत हो, लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो, इसकी भी तो कोई ना कोई प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। और सवाल मेरा ये आपसे कि क्या आपको लगता है कि जो आप इस हड़ताल के जरिए सरकार को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है सरकार झुकेगी, आपकी बात को मानेगी, विचार करेगी आपकी मांगों पर? नहीं, मैं इतनी बड़ी बात तो नहीं कह सकता कि सरकार मतलब हमारे दबाव में आके झुक जाएगी। नहीं, आप कोशिश तो दबाव बनाने की कर रहे हैं ना सर, आप कोशिश तो दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। भाई प्रेशर बनाने के लिए तो हड़ताल बुलाई है आपने। हमारी कोशिश है कि हम हड़ताल करने से पहले अपनी सारी प्रक्रिया पूरी करके सरकार के नोटिस में देके, और इसके बाद जब सरकार नहीं बुलाती, हमारी नहीं सुनती, तब इस प्रकार का कोई कदम उठाते हैं। हड़ताल करना हमारा कोई शौक नहीं है। अब जो ऐसे मैडम जी कह रही थी कि वे 1983 जो पीटीआई है वो हमने नौकरी पे रख लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा में पूरे प्रदेश में जिले हेडक्वार्टर के ऊपर 1983 जो कर्मचारी हैं वो पीटीआई हैं, वो रोजगार की मांग कर रहे हैं। जो लगातार 10-10 साल से नौकरी कर रहे थे, उनके घर में आज रोटी का कहीं जुगाड़ नहीं है, और वो धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लगातार 2 साल से लड़ रहे हैं। सरकार ने उनको आश्वासन दिया कि हम आपको नौकरी देंगे, लेकिन आज तक उनको नौकरी मिली नहीं है। किसी भी जिला हेडक्वार्टर पर जाओगे तो वो नारे लगा रहे हैं, सरकार उनकी नहीं सुन रही है। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कोई भी जो कच्चे कर्मचारियों को नौकरी देने की बात है, आज पूरे प्रदेश में 1,62,000 कर्मचारी कच्चे हैं, और उन कच्चे कर्मचारियों से काम है ना पक्कों से भी ज्यादा लिया जा रहा है, लेकिन उनको पक्का करने में क्या दिक्कत है? अब जो पंजाब में सरकार आई है, उन्होंने शपथ लेते ही कह दिया कि भाई हम 35,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे।
इस प्रकार का फैसला हरियाणा सरकार ने भी लेना चाहिए। 1,62,000 कर्मचारी जो 10 और 12 15 साल से जो पूर्व की सरकार ने पॉलिसियां बनाई थी कुछ, उन पॉलिसियों को भी खत्म करके और उन लोगों को, उन कर्मचारियों को कच्चा रहने पे मजबूर कर दिया। और जब हम बात करते हैं, जब हम हड़ताल करते हैं, जब अपनी बात रखते हैं, तो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं ये कांग्रेसी है, ये आम आदमी पार्टी के हैं, ये कम्युनिस्ट हैं, ये फलाने हैं, ये दिखड़े हैं। आप क्यों मौका दे रहे हो हमारे को? हम तो ये कह रहे हैं कि आज भी हम बातचीत करके, और हम तैयार हैं। अब आज जो ठेकेदार के थ्रू जो भर्ती हो रही है, ठेकेदार सरकार से एक सफाई कर्मचारी है, उसको ठेकेदार को नहीं, लेकिन रंजीता मेहता जी कह तो रही हैं कि भाई आप रिटर्न में आप जो भी आपकी मांगे हैं रिटर्न में आप सरकार को दीजिए। आप सड़कों पर जाकर जो हंगामा कर रहे हैं, रोडवेज का चक्का जाम कर रहे हैं, बैंकिंग सेवाओं को प्रभावित कर रहे हैं, उससे बढ़िया तो यह है कि आप सरकार के नोटिस में इस बात को लाइए, जो मांगे हैं वो मांग पत्र आप सौंपिए, सरकार उस पर विचार करेगी। कह तो रही है मैं यही तो बार बार कह रहा हूं कि ये मांग पत्र ही लगातार हम सौंप रहे हैं। मांग पत्र भी सौंपा है हमने सरकार से, इसके बाद अपील भी की है, हमने नोटिस भी भेजा है, और नोटिस भेजने के बाद भी सरकार इन चीजों को नहीं सुनना चाहती। बल्कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति जब सरकार के आगे अपना पक्ष रखने की कोशिश करता है तो सरकार उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते हैं। अब हमारा क्या प्रधानमंत्री जी से कोई मुकाबला? हमें कर्मचारी है सरकारी, क्या हम मुख्यमंत्री जी का मुकाबला करेंगे? हम सरकारी कर्मचारी हैं, हमने जो सुविधा मिलनी चाहिए हम उन सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। ये हड़ताल पहली और आखिरी नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यदि हम हड़ताल की काल देते हैं, हड़ताल करने से पहले यदि सरकार हमारे साथ बैठ के बात करे, हम नहीं कहते कि हमने 50 मांग दे दी तो 50 की 50 हल करे, वो कम से कम सुन सकती है, वो हमारे को टाइम ले सकती है कि भाई हम आपकी ये मांग 6 महीने से पहले पूरी नहीं कर सकते, कम से कम हम 6 महीने चुप रह सकते हैं। और वो 6 महीने पूरे होने के बावजूद फिर हम इसी प्रकार का प्रोसेस शुरू करते हैं कि भाई आपने हमारी बात माननी थी, हमारी मांग माननी थी, लेकिन उसको अभी तक लागू नहीं किया गया, और फिर हम प्रोसेस शुरू करते हैं और फिर हड़ताल के ऊपर आते हैं। तो फिर हमारी आलोचना होती है कि कर्मचारी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं, हमारा इससे कोई लेना देना है नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी थी उस समय भी हम हड़तालें भी करते थे, हम मांग पत्र भी देते थे, सरकार हमारे को बुलाती भी थी। इसमें मैं ये बात बता, आज कोई राजनीतिक तौर पे नहीं, जो मैंने कहा है कि सरकार बुलाती थी और 10 मांग में से 1 मांग देती थी, हम उसको भी स्वीकार करते थे। अब चलो कुछ तो मतलब है ना, सरकार ने दिया, और ये सरकार तो बुलाना पसंद नहीं करती। सबसे बड़ी तकलीफ तो कर्मचारी को और आम बिल्कुल ठीक है सर, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। लेकिन रंजीता मेहता जी जो बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं दलबीर जी, भाई आप बार बार पंजाब को बता रही थी आपकी पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब की जो जीडीपी है वो किस तरीके से गिर रही है, पंजाब किस तरीके से कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। आप बता रहे थे कि पंजाब में कर्मचारियों का क्या हाल है, हमारे यहाँ पर कर्मचारियों का क्या हाल है, आप कंपैरिजन कर रही थी। लेकिन सवाल ये है कि भाई दलबीर जी तो ये कह रहे हैं कि वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनते किस तरीके से कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया। भाई ये मांग तो इनकी है, तो आप नहीं करते हैं, आप इसमें देरी क्यों कर रहे हैं? मैं आपको यही तो कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से पंजाब के हालात हैं, मुफ्तखोरी और मुफ्त चीजें बांटना बहुत आसान है, घोषणाएं करनी बहुत आसान है। यही बात मैडम आप दिल्ली के लिए बोलते थे, दिल्ली के लिए भी यही बात बोली जाती थी, लेकिन वहां पर चल रही है पिछले कई साल से सरकार। नहीं, इम्प्लीमेंटेशन करना, देखिए दिल्ली का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है तभी तो आम आदमी पार्टी को 3 बार सत्ता में लेकर आए वहां के लोग। कंपैरिजन आप पंजाब के साथ नहीं कर सकते। रंजीता मेहता जी मैं यही तो कह रहा हूँ, नहीं तो पंजाब में अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, तो अब तो कंपेरिजन उन्हीं से की जाएगी। आप मुफ्तखोरी की बात बार बार करेंगे, कंपैरिजन सुन तो लीजिए जनाब। मुफ्तखोरी की अगर बात आप करेंगे तो मुफ्तखोरी की ओर इशारा तो वहीं का होता है। भाई मुफ्तखोरी के आरोप तो आम आदमी पार्टी को ऊपर लगाए जाते हैं ना। कर रही हूँ मैं कंपैरिजन की तो बात कर रही हूँ। स्टेट जीडीपी पंजाब की 48% डेबिट में है, हरियाणा की 24% डेबिट में है, वहां का कर्जा हमारे से दुगना है। वहां पर नाबार्ड उनको 10% पे इंटरेस्ट पे पैसा देता है, जबकि हरियाणा को 5% पे देने के लिए तैयार है। हरियाणा में सरकार जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी हर महीने की 5 तारीख से पहले उसके अकाउंट में जाती है, चाहे वो छोटा कर्मचारी है चाहे वो बड़ा कर्मचारी है। पंजाब में 3-3 महीने सैलरी नहीं मिलती क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है।
पंजाब के पास जिस तरीके के हालात है, आज उनका इंटरेस्ट 4.25 लाख करोड़ का जो है वो इस कदर है नहीं, लेकिन अब तो सरकार बदल गई है। अब आप ये तबका बता रही हैं मैडम, जब वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब तो सरकार बदल गई है। तो सरकार बदली है तो हो सकता है हालात भी बदले। भाई सरकार बदली है तो हो सकता है हालात भी बदले। और अब जिस तरीके से वहां की सरकार ने, जो दलबीर जी बता रहे हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान कर दिया है, तो हरियाणा सरकार ये ऐलान करने में पीछे क्यों रह रही है? यही तो वो पूछ रहे हैं। आपको यही तो बताना चाहती हूँ कि पहली सरकार जो बनी है नई आम आदमी पार्टी की, क्या उन्होंने अपनी सरकार की पहली तनख्वाह दे दी? क्या उन्होंने जो 35,000 कर्मचारी पक्के किए हैं उनकी पहली सैलरी उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गई? घोषणाएं करनी सर बहुत आसान है। आप 6 महीने देखिए, पंजाब के लोग चीखे मारेंगे जिस तरीके से ये हालात कर रहे हैं। इनके पास जो इनकी मुच्छें हैं वो दाढ़ी से बड़ी हो चुकी हैं। कर्जा लेने के लिए इनके पास अब एसेट्स नहीं है। जिस तरीके से कटोरा लेके पहुंचे हैं, सर हमें 50,000 करोड़ अब दे दीजिए, 3 महीने के बाद हमें 50,000 करोड़ और दे दीजिए। जब आप फ्री की घोषणाएं कर रहे थे तब आपने सोचा था कि ये पैसा कहां से आएगा? जिस तरीके से पंजाब के हालात आपने कर रखे हैं, आपका सिबिल स्कोर हरियाणा से डबल नीचे है। हमारा सिबिल स्कोर पंजाब से डबल है। हमारी पर इनकम कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है पूरे देश के अंदर। आज 2-3 महीने की सैलरी जब नहीं मिलती किसी एम्प्लॉय को, उसके घर में पैसा नहीं जाता, उस फैमिली से पूछिए उनके हालात क्या होते हैं। आज हर चीज सरकार ठीक है रंजीता जी, समय की थोड़ा सा कमी है। प्रियंका जी बोलिए। इंक्रीमेंट हमने पहले 3 दिन पहले दिया है, 3 दिन पहले हमने इंक्रीमेंट क्रेडिट किया है अकाउंट के अंदर। मैं मैडम के जो बुक थोड़ी वाली बात है उसको एक बात बोलना चाहूंगी। हमारा जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट है। हमारा स्टेट पुलिस स्टेट नहीं है, जहाँ पर तो सरकार का दायित्व सिर्फ डंडे चलाना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना नहीं है। हम वेलफेयर स्टेट में जीते हैं, चाहे वो आम आदमी की सरकार है, स्कोर मत करूंगी। वेलफेयर स्टेट में रहते हैं जहाँ पर लोगों का वेलफेयर करना, आम आदमी की तकलीफ को दूर करना। आप टैक्स लेते हो, इन्फ्लेशन एक टाइप का टैक्स है जो आपने ये डीजल पेट्रोल और बेसिक दवाइयों की रेट से बढ़ गई है। ये विदाउट लेजिस्लेशन लॉ के विदाउट एक टैक्स है। इसे किसी से तो वापस दो, कुछ सुविधाएं तो दोगे, तो चलो ये तो अलग बात होगी। अब बात है आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज की। अगर आप पीछे जाके देखोगे, आप कांग्रेस की सरकार में देखोगे, उस टाइम कांग्रेस में थे, उनको ज्यादा पता होगा, तो आप देखोगे उस टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज थे, टाइम टू टाइम उनको रेगुलर कर दिया जाता था। उनके लिए पॉलिसी ऐसी थी। मैडम जी आप पहले चेक करो यार, इनको चुप करो। आपके जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज थे उनके जो आपके उनको बेनिफिट जो दिए जाते थे, अब आप क्या कर रहे हो? आपने विभाग बनाया उसमें डाल रहे हो, उन्हें आप किसी में लगा रहे हो जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। उनके सारे बेनिफिट ले लोगे, आप उनके सारे। चलिए, मेरे पास समय की कमी है। प्रियंका जी आपका, रंजीता जी आपका और दलबीर जी आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि कल भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिवसीय हड़ताल बुलाए गए, 2 दिवसीय भारत बंद का ऐलान किया गया। और हरियाणा में भी हालांकि इसका मिला जुला असर देखने को मिला है। कई जगह इसका जबरदस्त असर देखने को मिला, तो कई जगह ऐसी भी थी जहां पर इसका कोई बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। यानी कि कल भी लोगों को समस्याओं से 2-4 होना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी सवाल जिसका तस बना हुआ है कि क्या वाकई में इस हड़ताल का स्ट्राइक हल है, यानी कि इस हड़ताल का जो हल है कोई और नहीं है इसके अलावा? क्या इन कर्मचारियों के पास और कोई विकल्प नहीं बचा है? और क्या सड़क पर आकर अपनी आवाज को बुलंद करना ही एकमात्र विकल्प इनके पास बचा है? फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।